नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है हमारी खास पेशकश का, तो शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की पहली खबर के साथ। तो दिल्ली की जीवन रेखा मानी जाने वाली यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आपको बता दें, केंद्र सरकार ने व्यापक और समयबद्ध अभियान जो है वो शुरू कर दिया है। यमुना की बिगड़ती स्थिति पर जो है गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं और स्पष्ट किया है कि नदी की सफाई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में जो है वो शामिल है। इसके तहत वर्ष 2027 तक आपको बता दें, राजधानी में 59 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे, जबकि पूरे अभियान की प्रगति की समीक्षा हर 20 दिन में जो है वो की जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्री ने यहां यमुना पुनर्जीवन योजना की समीक्षा करते हुए कहा है कि अब केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि तय समय सीमा के परिणाम भी जो है वो सुनिश्चित करने होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दिल्ली की सीवेज प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरीके से मजबूत किया जाए, ताकि बिना यहां पर जो पानी है, यानी कि जो गंदा पानी है, वो किसी भी स्थिति में यमुना में न पहुंच सके। योजना के तहत आपको बता दें, राजधानी के विभिन्न हिस्सों में तकरीबन 59 नए यहां पे जो है प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे, एसटीपी स्थापित की जाएंगी। इन संयंत्रों ने आपको बता दें कि अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे सीवेज के उपचार की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद यमुना में सीधे गिरने वाले प्रदूषित जल को और कचरे को जो मात्रा जो है उसमें भारी कमी आएगी, जिससे नदी की जल गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थिति में सुधार जो है वो संभव हो सकता है। यमुना सफाई अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आपको बता दें, इस बार जवाबदेही पर जो है विशेष जोर दिया जा रहा है। गृह मंत्री ने निर्देश दिया है कि हर 20 दिन में अभियान की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इस दौरान निर्माण कार्यों की प्रगति, वित्तीय संसाधनों के उपयोग, गुणवत्ता मानकों और इसी के साथ निर्धारित लक्ष्यों की स्थिति का जो है मूल्यांकन किया जाएगा। संबंधित विभागों और इसी के साथ अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए आपको बता दें सीधे जवाबदेह जो है वो बनाया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार यमुना प्रदूषण की समस्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसमें अवैध बस्तियों से निकलने वाला अपशिष्ट या यूं कहें कि औद्योगिक कचरा और पुराने और ओवरलोड हो चुके सीवर नेटवर्क प्रमुख हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए गृह मंत्री ने केवल नए एसटीपी बनाने तक सीमित न रखते हुए, बल्कि पुराने सीवेज नेटवर्क्स और पाइपलाइन के व्यापक सुधार और मरम्मत के भी निर्देश यहां पे जो हैं वो दे दिए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी के लोग वर्षों से जो है यमुना की बदहाल स्थिति देखते आ रहे हैं और अब उन्हें इस अभियान से नई उम्मीद है। उन्होंने नागरिकों से भी इस मिशन में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करने के लिए कहा है और अपील की है कि 14 जून को यमुना तट पर आयोजित सफाई अभियान में शामिल होने का आह्वान किया है। सरकार का दावा है कि कड़ी निगरानी, आधुनिक तकनीक और इसी के साथ जवाबदेही आधारित व्यवस्था के जरिए यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। अब सभी की नजर इस बात पर है कि 20 दिवसीय समीक्षा प्रणाली और निर्धारित समय सीमा के तहत ये महत्वाकांक्षी अभियान दिल्ली को 2027 तक स्वच्छ यमुना देने में कितना सफल साबित हो पाता है। तो यमुना सफाई अभियान जो है आपको बता दें हर 20 दिन में जो है उसकी समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब पुराने सीवेज नेटवर्क्स की मरम्मत पर भी जो है सरकार साफ तौर पे यहाँ पर निर्देश देने की बात कर रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने हवाला कारोबार और अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए अफगान नागरिक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह पाकिस्तान से ड्रग्स के माध्यम से भेजे गए हथियारों की खेपों और इसी के साथ भारत के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने में शामिल था। कार्रवाई के दौरान आपको बता दें, पुलिस ने 3 आधुनिक पिस्तौल और कई अहम बारूद जो हैं वो भी बरामद किए हैं और कई सारे सबूत भी जो हैं पुलिस के हत्थे लगे हैं। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने प्रेस वार्ता में बताया है कि गिरफ्तारी आरोपियों की पहचान मंजीत सिंह, शमशेर सिंह, गुललाल सिंह उर्फ राजा और अफगान नागरिक इस्माइल खेल के रूप में हुई है। इनमें से मंजीत सिंह के खिलाफ पहले भी जो है यहाँ आपको बता दें कई सारे थानों में जो है हवाई फायरिंग और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। पुलिस को इस नेटवर्क्स के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद विशेष टीम का गठन किया गया। वहीं आपको बता दें कि एसीपी सेंट्रल गेट हकीम थाना प्रभारी मंजीत कौर और इसी के साथ इस्लामाबाद थाना पुलिस के नेतृत्व में जो है यहाँ पर आपको बता दें अलग अलग टीमों ने संयुक्त अभियान चलाकर 4 आरोपियों को यहाँ गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान ये सामने आया है कि बरामद हथियारों में कुछ के पाकिस्तान में निर्मित होने की भी आशंका है। प्रारंभिक जांच के अनुसार हथियारों की खेप सीमा पार से ड्रोन के जरिए जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में गिराई जाती थी। इसके बाद स्थानीय संपर्कों के मदद से उन्हें आगे सप्लाई किया जाता था। पुलिस का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले कुछ युवक मामूली आर्थिक लाभ के लालच में ऐसे नेटवर्क्स का हिस्सा बन रहे हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है।
पुलिस जांच में आपको बता दें, अफगान नागरिक इस्माइल खेल की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि वो महाराष्ट्र के पुणे में सूखे मेवों का कारोबारी है। पुलिस को संदेह है कि इसी कारोबार की आड़ में हवाला लेन देन का नेटवर्क संचालित किया जा रहा है। पूछताछ के दौरान इस्माइल खेल ने कई राज्यों और विदेशों में मौजूद अपने संपर्कों से जुड़ी जानकारी भी साझा की है। इस खुलासे के बाद पुलिस ने अन्य राज्यों में भी विशेष टीमें भेजी हैं ताकि नेटवर्क के बाकी सदस्यों और वित्तीय लेन देन की कड़ी को उसका पता लगाया जा सके। जांच एजेंसियां हवाला कारोबारी, विदेश फंडिंग और हथियारों की सप्लाई चेन और संभावित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा है कि अमृतसर पुलिस राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और संगठन अपराध के खिलाफ जुड़े नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया है कि मौजूदा जांच के आधार पर आने वाले दिनों में कई और महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से सीमा पार संचालित तस्करी और हवाला नेटवर्क्स को बड़ा झटका लग सकता है। तो आपको बता दें किस तरीके से अफगानी नागरिक सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार यहां पे वो भी किया गया है और अब पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए अमृतसर पुलिस वो कार्य कर रही है। तो आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। आपको बता दें कि देश में महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। रोजमर्रा की जरूरतों में इस्तेमाल होने वाले कई FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स गुड्स उत्पाद अब पहले से अधिक महंगे हो गए हैं। बिस्किट, साबुन, खाद्य तेल, पैकेट फूड और इसी के साथ अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुओं की कीमत में यहाँ 3 से 10% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ने वाला है। खास बात यह है कि अधिकांश कंपनियों ने कीमतों में यह वृद्धि धीरे धीरे की है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को इसका तुरंत एहसास नहीं हुआ है। आनंद रांची की आपको बता दें किस तरीके से एक रिपोर्ट के अनुसार जहां पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात हैं, उन्हीं के चलते आपको बता दें कि वैश्विक सप्लाई चेन का यहां प्रभावित हुआ है। इसका असर अब आपको बता दें कच्चे माल और विभिन्न यहाँ पे कमोडिटीज की कीमतों में भी पड़ा है। दरअसल आम लोगों में से साफ तौर पे कई सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि इसका सीधा असर उनके बजट पे भी पड़ेगा। आनंद राठी भी उनमें से ही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जानकारी यहाँ पे साझा की है। वो बताते हैं कि उत्पादन लागत बढ़ने के कारण FMCG कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव वो बना है, जिसके चलते उन्होंने अपने उत्पादों की कीमतों में बढ़ाने का फैसला किया, जिसका असर साफ तौर पे अब आम लोगों की जेब पे पड़ता हुआ नजर आएगा। तो वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी FMCG कंपनी के लिए लगातार बढ़ती लागत के बीच अपने मुनाफे को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। जिसमें आपको बता दें कच्चे माल, पैकेजिंग सामग्री, परिवहन और ऊर्जा की लागत बढ़ती है तो कंपनियों के सामने 2 विकल्प होते हैं। पहला, वो अपने मुनाफे में कमी का स्वीकार करें, या दूसरा, उत्पादों की कीमतें बढ़ाकर अतिरिक्त लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल दें। अधिकांश कंपनियों ने दूसरा रास्ता वो चुना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें खाद्य तेल, साबुन, इसी के साथ डिटर्जेंट्स, सनस्क्रीन, बिस्कुट और पैकेज फूड के साथ साथ स्नैक्स या फिर बाकी अन्य खाद्य पदार्थों हैं, इसकी श्रेणियों में कीमतों में वृद्धि देखने को मिली है। कुछ कंपनियों ने सीधे कीमतें बढ़ाई हैं, जबकि कुछ ने उत्पादों को आकार छोटा कर दिया है। इस रणनीति को आपको बता दें बाजार में यहाँ पर श्रिंकलिफिकेशन भी कहा जाता है, जिसका उत्पाद की मात्रा कम कर दी जाती है, लेकिन कीमत वो लगभग समान रहती है। यानी कि देखिए, अगर आपको पहले 10 रुपए के पैकेट में अगर 10 बिस्किट मिलते थे तो उसकी कीमत 10 रुपए ही रखी है, लेकिन बिस्किट की जो कटौती है वो कर दी गई, यानी कि क्वांटिटी उसको कम कर दिया गया। यानी कि 10 की जगह अब आपको हो सकता है 7 या 8 बिस्किट कंपनी यहाँ पे दे। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद भी उपभोक्ताओं की खरीदारी वो उस पर फिलहाल कोई बड़ा असर दिखाई नहीं दे रहा। वित्त वर्ष 2026 के अगर चौथे तिमाही में आपको बता दें FMCG क्षेत्र में राजस्व में लगभग 11% की वृद्धि वो दर्ज की गई है। ये पूरे वित्तीय वर्ष की औसत वृद्धि दर 8% से काफी अधिक है। इससे साफ है कि महंगाई के बावजूद बाजार में उपभोक्ता मांग वो बनी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार इस वृद्धि के पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, आपको बता दें प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती मांग। अब बड़ी संख्या में उपभोक्ता बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों की प्राथमिकता दे रहे हैं, भले ही उनकी कीमत अधिक हो। दूसरा कारण, बिक्री की मात्रा में सुधार। GST के से जुड़े यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ बाजार में स्थिति है वो लौटने के बाद कंपनियों की बिक्री में तेजी भी आई है। FMCG कंपनियों के लिए आपको बता दें वर्तमान स्थिति राहत और चिंता दोनों को लेकर वो सामने आई है। एक और बढ़ती मांगे उनके कारोबार को मजबूती दे रही हैं, वहीं दूसरी ओर भविष्य को लेकर कई आशंकाएं वो भी बनी हुई हैं। उद्योग जगत की नजर अब मानसून और कृषि क्षेत्र की स्थिति पर टिकी हुई है, क्योंकि ग्रामीण बाजार आपको बता दें FMCG सेक्टर की बिक्री में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय मौसम विज्ञान यानी कि IMD ने वर्ष 2026 में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई है। अनुमान है कि इस साल मानसून औसत से करीब 10% कम रह सकता है। इसके अलावा अल
नीनो की संभावना जो है या फिर यूं कहें संभावित स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है। अल नीनो का असर बारिश के पैटर्न्स पर पड़ता है और इससे कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है। यदि मानसून कमजोर रहता है तो किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इसका सीधा प्रभाव आपको बता दें ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता खर्च पर जो है दिखाई देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण मांग में गिरावट आने पर एफएमसीजी कंपनी की बिक्री जो है वो प्रभावित हो सकती है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी गांव में रहती है और यही बाजार इस क्षेत्र की वृद्धि का जो है प्रमुख आधार माना जाता है। आर्थिक जानकारों का कहना है कि आने वाले महीनों में महंगाई और उपभोक्ता मांग के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। यदि कच्चे माल की कीमतों में और वृद्धि होती है तो ये वैश्विक तनाव लंबे समय तक जो है बना रह सकता है। तो कंपनियां एक बार फिर से आपको बता दें कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। ऐसे में आम उपभोक्ताओं को अपने घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है। फिलहाल बाजार में मांग मजबूत बनी हुई है, लेकिन बढ़ती महंगाई, वैश्विक अनिश्चितता और कमजोर मॉनसून की आशंकाओं ने आने वाले समय को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में एफएमसीजी कंपनियां, उपभोक्ताओं और नीति निर्माता सभी की नजरें अब आने वाले आर्थिक संकेतों और मॉनसून की स्थिति पर टिकी हुई हैं। तो किस तरीके से आपको बता दें कि पश्चिमी एशिया संकट का असर जो है वो भारतीय बाजार पे भी साफ तौर के पड़ने को मिला है, क्योंकि कंपनियों ने 10% के आसपास जो है महंगाई यानी कि कीमतों में इजाफा साफ तौर पे देखने को मिला। महंगाई लोगों को झेलनी पड़ेगी। पश्चिम एशिया का हम जिक्र कर रहे हैं तो आपको बता दें पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव जो है वो बढ़ गया है। ईरान द्वारा इजराइल की ओर जो है मिसाइल दागे जाने के बाद आपको बता दें पूरे क्षेत्र में जो है गहरी चिंताएं जो है वो सामने आ रही हैं। इस घटनाक्रम के बाद ईरान ने अपनी पश्चिमी हिस्सों के हवाई क्षेत्र को जो है बंद कर दिया है, जबकि इराक और सीरिया ने भी जो है एहतियाती कदम उठाते हुए अपने एयर स्पेस पर जो है यहाँ अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए कई देशों की सुरक्षा एजेंसियां हालात जो है उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह कार्रवाई लेबनान में हाल ही में हुए इजरायली हमले के जवाब में की गई है। ईरान की एक सरकारी समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक देश के राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के प्रवक्ता माजिद अखवन ने बताया है कि सुरक्षा और रक्षा संबंधी आकलन के आधार पर देश के पश्चिमी हिस्से के हवाई क्षेत्र की अगली सूची तक जो है बंद कर दिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे से निपटना और नागरिक उड्डयन गतिविधियों को सुरक्षित रखना बताया गया है। ईरान के इस कदम के बाद आपको बता दें पड़ोसी देशों ने भी जो है सतर्कता बढ़ा दी है। इराक ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने घोषणा की है कि देश का एयर स्पेस अगले 72 घंटों तक बंद रहेगा। वहीं सीरिया ने अपनी दक्षिणी हवाई क्षेत्र को 12 घंटों के लिए जो है वो अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। आपको बता दें इसके साथ ही दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी जो है उड़ानों का संचालन भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम का उद्देश्य किसी भी संभावित सैन्य गतिविधि या सुरक्षा जोखिम को बचाना या यूं कहें उसका बचाव करना है। रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दें ईरान ने सोमवार को इजराइल की और कई मिसाइली दागे जो हैं वो दागी हैं इजराइल की ओर, और अप्रैल में हुई युद्ध विराम के बाद ये पहली बार है कि जब ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल को निशाना बनाया है। मिसाइल्स के प्रशिक्षण की अगर जानकारी ले उसके हिसाब से आपको बता दें इजराइल के कई हिस्सों में चेतावनी सायरन बजाए गए और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जो है जाने के निर्देश यहाँ पे जो है दिए गए थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने पुष्टि की है कि ईरान में दागी गई मिसाइल्स का पता लगाया गया था और उन्हें रोकने के लिए जो है देश की रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी गई थी। सेना ने कहा है कि संभावित खतरे को निष्कृत करने के लिए मिसाइल्स रक्षा प्रणाली लगातार काम कर रही है। इजरायली अधिकारियों ने लोगों से आधिकारिक निर्देशों का पालन करने और सतर्क रहने की अपील भी यहाँ पर की है। इजरायली वायुसेना ने भी आपको बता दें कि बयान जारी कर कहा है कि मिसाइल हमले के बाद सुरक्षा तंत्र पूरी तरीके से सक्रिय है। होम फ्रंट कमांड ने प्रभावित क्षेत्रों को निवासियों को यहाँ पे आपको बता दें कि मिसाइल फोन के माध्यम से यहाँ पर अलर्ट संदेश भी भेजे हैं। लोगों को निर्देश दिया गया है कि सायरन बजाने पर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जो है जाएं और अगली सूचना मिलने तक जो है वहीं रहें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करना नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार आपको बता दें इस हमले में किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति का लगातार आकलन कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है यदि दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता है तो इसका असर जो है पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र की स्थिति पर जो है वो पड़ते हुए दिखाई दे सकता है। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले लेबनान स्थित हिजबुल्लाह की ओर से इजरायली क्षेत्र में गोलीबारी की घटना सामने आई थी। इसके जवाब में आपको बता दें इजराइल ने बेरूत के दहिये इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला भी किया था। माना जा रहा है कि ताज़ा घटनाक्रम उसी तनाव की अगली कड़ी जो है वो माना जा रहा है। क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी जो है हालात पर नजर बनाए रखे हुए है और तनाव कम करने की अपील जो है वो भी की जा रही है।
तो किस तरीके से इजराइल पर जो है हमले के बाद एयर स्पेस को तो बंद कर दिया गया है। ईरान और इराक, आपको बता दें कि सीरिया जो है यहाँ पर उड़ानों पर भी उनकी रोक लगा दिया गया है मिसाइल हमले के बाद। इजराइल में सायरन गूंजे थे। पश्चिम एशिया में फिर से जो है एक बार आपको बता दें कि तनाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर तनाव की बात करें तो आपको बता दें कि कल यानी सोमवार था और फिलीपींस में सोमवार की सुबह आपको बता दें कि एक शक्तिशाली भूकंप ने लोगों को दहशत में डाल दिया। दरअसल रिक्टर पैमाने पर यानी कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता जो है वो 7.7 जो है वो दर्ज की गई थी, जिसके बाद कई इलाकों में तेज झटके भी महसूस किए गए थे। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी करनी पड़ी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि दक्षिणी फिलीपींस के कई सारे क्षेत्रों में और उसके आसपास के कई सारे सबसे अधिक प्रभाव जो है वो देखने को मिला है। हालांकि राहत की बात यह है कि खबर लिखे जाने तक बड़े जानमाल के नुकसान जो है या हताहत की पुष्टि जो है वो नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि यहाँ नेशनल सेंटर्स फॉर सेस्मोलॉजी यानी कि NCS के अनुसार भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 5:07 पर आया। इसकी तीव्रता 7.7 जो है वो मापी गई और उसका केंद्र जो है वो धरती की सतह से लगभग जो है 83 किलोमीटर की गहराई पर जो है वो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इतनी अधिक तीव्रता वाला भूकंप व्यापक क्षेत्र में प्रभाव डाल सकता है, खासकर तब जब इसका केंद्र जो है वो समुद्र के भीतर या तटीय इलाकों के पास हो। मुख्य भूकंप के कुछ ही मिनट बाद आपको बता दें एक और तेज झटका महसूस किया गया। सुबह 5:18 पर आए इस झटके की तीव्रता जो है वो 6.4 दर्ज की गई थी। इसका केंद्र लगभग आपको बता दें 80 किलोमीटर की गहराई पर रहा था। लगातार 2 बड़े झटकों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी और कई स्थानों पर जो है लोग घरों, दफ्तरों और इमारतों के बाहर जो है वो निकलते हुए दिखाई दिए थे। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दें कि भूकंप का केंद्र दक्षिणी फिलीपींस के एक क्षेत्र में बताया जा रहा है, जो कि आपको बता दें कि मिंडानाओ द्वीप के निकट था। भूकंप के बाद आपको बता दें फिलीपींस और पड़ोसी देश इंडोनेशिया की भूकंप और भूगोलिक एजेंसियों ने सुनामी की चेतावनी यहाँ पे जारी कर दी है। अमेरिकी सुनामी, आपको बता दें कि यहाँ सुनामी चेतावनी प्रणाली ने भी जो है यहाँ समुद्री क्षेत्र में सुनामी का संभावना जो है वो जताई है। इसके बाद तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह जो है वो दी गई है। फिलीपींस की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने चेतावनी दी है कि कुछ क्षेत्रों में 1 मीटर या उससे अधिक ऊंची जो है यहाँ सुनामी लहरें उठने सकती हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि ऐसी लहरें कई घंटों तक बनी रह सकती हैं और समुद्री तटों के आसपास के इलाकों को प्रभावित कर सकती हैं। इसी वजह से आपको बता दें तटीय क्षेत्र में विशेष निगरानी जो है वो रखी जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से समुद्र किनारे जाने से बचने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को भी कहा है। भूकंप के बाद कुछ शहरों में इमारतों में दरार आने की भी खबरें सामने आई हैं। कई स्थानों पर लोगों ने तेज यहाँ पर कंपन महसूस किया है, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि फिलहाल किसी बड़े यहाँ ढांचागत नुकसान या जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है। बचाव और राहत एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित क्षेत्रों से यहाँ आपको बता दें सूचना एकत्रित की जा रही हैं। तो किस तरीके से फिलीपींस में आए इस शक्तिशाली भूकंप से पहले आपको बता दें रविवार रात भूटान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। नेशनल सेंटर्स फॉर सेस्मोलॉजी के अनुसार भूटान में भूकंप की तीव्रता 5.8 दर्ज की गई थी। ये भूकंप रात 11:06 पर जो है आया था और इसका केंद्र लगभग 26 किलोमीटर की गहराई में था। मुख्य झटके के बाद 2.8 और 2.4 तीव्रता के 2 यहाँ पर आफ्टर शॉट्स भी दर्ज किए गए थे। विशेषज्ञों के अनुसार भूकंप पृथ्वी की सतह से लेकर लगभग 700 किलोमीटर की गहराई तक कहीं भी आ सकता है। विशेषज्ञ आपको बता दें भूकंपों को उनकी गहराई के आधार पर जो है 3 श्रेणियों में बांटते हैं। 0 से लेकर 70 किलोमीटर तक की गहराई वाले भूकंप जो है वो उथले हैं, 70 से 300 किलोमीटर तक के मध्यम है और 300 से 700 किलोमीटर तक की गहराई वाले भूकंप जो है गहरे भूकंप कहलाए जाते हैं। फिलीपींस में आया भूकंप आपको बता दें मध्यम श्रेणी की गहराई वाला माना जा रहा है। फिलहाल फिलीपींस में स्थिति पर लगातार नज़र जो है वो रखी जा रही है। प्रशासन, आपदा प्रबंधन एजेंसियां और इसी के साथ वैज्ञानिक संस्था संभावित सुनामी और इसी के साथ आफ्टर शॉट्स को लेकर जो है सतर्क हैं। आने वाले कुछ घंटे इस पूरे घटनाक्रम के लिए जो है बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और क्योंकि सबसे ज़रूरी ये है कि आने वाले दिन आखिरकार किस तरीके से रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है अब सुनामी की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश पे इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम हर छोटी बड़ी अपडेट के साथ। आप बने रहें सिर्फ TV7 भारत पर।